सभी का स्वागत है कंपटीशन बेंच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं एसएससी एमटीएस 9 फरवरी 2026 में जो आपके अभी एग्जाम्स चल रहे हैं उसकी मैं शिफ्ट 2 का डिटेल्ड एनालिसिस लेकर के आया हूं। इस सीरीज को करने के इतने फ़ायदे हैं कि ये समझिए पेपर आउट हो रहा है। ये पेपर आउट हो रहा है, इतना क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कि अब मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, भरोसा अगर नहीं है तो आप इसको करके देखिए और फिर आप बताइएगा हमसे। ठीक है, बार बार ऐसा कहना आई थिंक थोड़ा अजीब सा लगता है, बट हाँ, ये कंटेंट बहुत सॉलिड है भाई, बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड है। आप भरोसा करके देखिए, फिर आपको आप खुद देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 1921 के एशियाई खेलों में भारत के कुल कितने पदक थे? तो जो एशियाई खेल आपके हुए थे 1951 में, ये कब हुए थे, तो सॉरी मतलब कहाँ हुए थे? ये आपका दिल्ली में हुए थे। पहला आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था पहला दिल्ली में, आपका जो नेशनल स्टेडियम था। कौन सा? आपका जो राष्ट्रीय स्टेडियम है, यानी कि जो आपका नेशनल स्टेडियम था, नेशनल स्टेडियम। इसका जो उद्घाटन किया था, वो किसने किया था? उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। अगर बात आती है कि इसमें स्पीच किसने दिया था, यानी कि भाषण किसने दिया था, तो भाषण पंडित नेहरू जी ने दिया था, पीटी नेहरू ने दिया था। ठीक है, पंडित नेहरू ने दिया था। इसका जो लोगो है आपका, इसका जो लोगो है वो है उगता सूरज। ठीक है, उगता सूरज या फिर चमकता हुआ सूरज। ठीक है, उगता या चमकता, उगता और चमकता दोनों, चमकता सूर्य। ठीक है, ये आपका है। इसमें जो रैंक 1 आया था वो कौन सी कंट्री थी? रैंक 1 वो आपका जापान था। रैंक 1 वो आपका जापान था। कितने मेडल्स लाया था? नहीं यार, जापान लिख जाओ भाई, जापान। वो आपका 60 मेडल लेकर के आया था। भारत इसमें 51 मेडल लेकर के आया था, जिसमें से आपके 16 गोल्ड, आपके गोल्ड एंड सिल्वर एंड ये आपका ब्रॉन्ज। इसका जो रेशियो था आपका वो 15 रेशियो 16 रेशियो 20 था। तो आप याद रखेंगे, जो आपके गोल्ड थे वो 15 आए थे पहले एशियन गेम्स में, और जो आपके सिल्वर थे वो 16 थे, और ब्रॉन्ज आपके 20 थे। अब बताएंगे, जो आपकी मसाल इसमें जलाई जाती है, मसाल, मसाल जलाने की प्रथा कब से स्टार्ट हुई? मसाल स्टार्ट कब से हुई? वो आपका 1958 से हुई, 51 में नहीं हुई थी। आप इसका बहुत अच्छे से याद रखेंगे। आपका जो भारत के लिए पहला स्वर्ण किसने जीता एशियन गेम्स में? पहला स्वर्ण भारत के लिए, फॉर इंडिया, वो थे आपके सचिन नाग। कौन थे? सचिन नाग। इनका संबंध किस खेल से था? सचिन नाग, इनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध था आपका तैराकी से। कितने मीटर? तैराकी से था, और इन्होंने गोल्ड जीता था 100 मीटर में। ठीक है, ये आपके भारत का पहला एशियाई गोल्ड मतलब किसके द्वारा आया था? सचिन नाग का आया था, तैराकी में आया था, 100 मीटर में आया था। इसके बाद में आपका 51 के आपके बाद आपके जो 1982 में आपका हुए, उसके बाद आपका 1982 में आपका सेकंड, मतलब जब दूसरा आयोजन हुआ भारत का, तो 1982 में हुआ था। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। एक मिनट। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ के किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका जो बड़ा इमामबाड़ा है, तो आपकी जो यमुना गंगा और सरयू तो बहती नहीं है, तो आपकी जो गोमती है वो आपका लखनऊ में बहती है, तो आप ये हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, जो आपका इमामबाड़ा है ये बनवाया किसके द्वारा गया था? जो आपके एक नवाब थे आपके यहाँ के, नवाब आसफुद्दौला के द्वारा। आसफ उद्दौला, आसफुद्दौला के द्वारा ये बनवाया गया था। कब बनवाया गया? तो 1784 ईस्वी में बनवाया गया था। 1784 ईस्वी में आपका बनवाया गया था, जब आपका अकाल पड़ा था। लोग ये भी कहते हैं, इसका मान्यता ये है कि अकाल के समय रोजगार के लिए, हमें रोजगार हेतु, रोजगार के लिए बनाया गया था। बात ये थी कि इसकी एक दीवार थी जिसको दिन में बनवाते थे और शाम को गिरवा देते थे, काम था नहीं, तो लोगों को काम देने के लिए कि फालतू का पैसा लोग ना लें, इसलिए उनको ऐसा करने जाता है। यानी कि ये एक ऐसा प्रोग्राम था, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था ये, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था। इसका जो सेंट्रल हॉल है वो विदाउट बीम्स एंड पिलर्स के बना है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉल है। ठीक है, विदाउट, विदाउट OUT,
विदाउट बीम्स एंड पिलर्स वाला दुनिया का सबसे बड़ा हॉल है। दुनिया का सबसे बड़ा हॉल, सबसे बड़ा हॉल है। इसके जो भूल भुलैया कहाँ है, इसी के अंदर है आपका, जो आपकी भूल भुलैया है, भूल भुलैया, भूल भुलैया आपका इसी के अंदर देखने को मिल जाती है। जो इसके इसके अलावा जो आप ये समझिए, जो आपका रूमी दरवाज़ा है ना, रूमी दरवाज़ा ये कहाँ पर है, ये आपका इसका गेट कहा जाता है। जो रूमी दरवाज़ा है आपका, ये तुर्की, तुर्की में एक कंस्टेंटिनोपल, तुर्की में जो कंस्टेंटिनोपल गेट है उसकी नकल है, तुर्की गेट की नकल। कंस्टेंटिनोपल में जो गेट बना हुआ है उसकी एक टाइप की अ, नकल है, या फिर उसी की तरह ही आपका, उसी के तर्ज पे बनाया गया है, उसी के बेसिक पर ही आपका बनवाया गया है। इसको हम तुर्किश गेट या फिर या तुर्की गेट लिख दें ना, तुर्किश गेट आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, इसको इमाम बाड़े का, जो आपका बड़ा इमाम बाड़ा है ना, इसका प्रवेश द्वार कहते हैं। जो आपका ये रूमी दरवाजा है इसको प्रवेश द्वार कहा जाता है, बड़े इमाम बाड़े का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार ये कहा जाता है। ठीक है, चलो। और हाँ, इसका जो जो आपका बनाया गया था ना, इसको आपको इसका जो मसाला था, तब सीमेंट अल्ट्राटेक और एसीसी तो चलता नहीं था, तो इसके जो लाइक ऊपर जैसे दालें हो गई, है ना, बेल के गूदे हो गए, गुड़ हो गया, ई- ईंटों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे, बेल, बेल हो गया है ना, दाल हो गई, दाल में आपका उड़द वगैरह आ जाता है, चूना वगैरह सब मिक्स करके इसको जोड़ा गया था। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में सॉरी यार, सुप्रीम कोर्ट मतलब एससी, एससी है ना, सुप्रीम कोर्ट दूसरा है वो। ये आपका शेड्यूल कास्ट है, तो आपका एससी प्लस एसटी मिला करके टोटल कितनी आरक्षित सीटें हैं, 131 हैं। 131, जिसमें एसटी के लिए आपका 47 सीटें हैं, एसटी के लिए 47 सीटें हैं, और एससी के लिए आपका 84 सीटें हैं। तो आपका सही उत्तर तो हो जाएगा ये वाला। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरे पूरे चांसेस हैं। आप समझिए आर्टिकल 330 में क्या होता है, आर्टिकल 330 में क्या होता है, आर्टिकल 331 में क्या होता है, और आर्टिकल 332 में क्या होता है। इन तीनों के बारे में आप जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जरूर। जो आपका आर्टिकल 330 है, इसमें लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान है, इसमें आप पर लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, और आपकी जो आर्टिकल 331 है इसको लगभग अब समाप्त कर दिया गया है, और इसमें आपके जो एंग्लो इंडियंस थे, एंग्लो इंडियंस, ठीक है, अब ये लगभग समाप्त कर दिया गया है। और जो आर्टिकल 332 है इसमें आपका मतलब जो स्टेट स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, जैसे आपको जो विधानसभा है, तो विधानसभाओं में आरक्षण, विधानसभा में आरक्षण। सबसे ज़्यादा एससी सीटें कहाँ हैं, सबसे ज़्यादा एसटी, एसटी सीट कहाँ है, और सबसे ज़्यादा आपका एससी सीट कहाँ है। तो आपको जो एसटी सीटें आपको देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा एसटी सीटें वो आपको एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। कितनी सीटें वहाँ पर, 6 सीटें। एससी सीटें सबसे ज़्यादा कहाँ, यूपी में है। कितनी सीटें हैं, तो भाई 17 सीटें आपको देखने को मिल जाती हैं। आपका जो परिसीमन होता है वो किस परिसीमन पर आधारित है, जो आपकी जो सीटें हैं आपकी किस परिसीमन पर आधारित है। जो आपका जो 2008 में इसका परिसीमन हुआ था, 2008 में परिसीमन, तो इसका जो बेस था, जो इस परिसीमन का जो मतलब जनगणना के समय परिसीमन किया जाता है, उन्हीं को आधार बनाया जाता है। जो इसका आधार था वो 2001 की जनगणना थी, और अभी भी यही आपकी मानी जा रही है। नागालैंड सिक्किम, नागालैंड एंड सिक्किम दो ऐसे राज्य हैं, नागालैंड एंड सिक्किम आपके दो ऐसे राज्य जहां पर एससी एंड एसटी को आरक्षण नहीं है, वहां की विधानसभाओं में। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो रावत भाटा आपका राजस्थान में, यानी कि राजस्थान साहब है, तो आपका कोटा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो कोटा राजस्थान में आपका रावत भाटा परमाणु संयंत्र आपका स्थित है। किसके सहयोग से बना था ये आपका सहयोग, ये आपका कनाडा के सहयोग से बनाया गया था।
ये आपका कनाडा के सहयोग से बनवाया गया था। अब बात करें जो आपका तारापुर में, एक तो आपका तारापुर में है। तारापुर कहाँ पर है? तारापुर के अलावा आप कुड़नकुलम देख लो। कुड़नकुलम, कुड़नकुलम के अलावा एक आपका आता है जैतापुर। जैतापुर के बाद आता है नरौरा। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, रिपीट जरूर होंगे। नरौरा आ गया, ठीक है। और पहले तो तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। कुड़नकुलम आपका तमिलनाडु में है। जैतापुर आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। जैतापुर आपका महाराष्ट्र में है। और जो नरौरा है ये आपका यूपी में है। एक आपका आता है काकरापार। काकरापार, जो आपका काकरापार है आपका गुजरात में है। इनकी जो कुछ विशेषताएं हैं, जैसे आपका तारापुर का है, तो तारापुर ये आपका पहला संयंत्र है भारत का। भारत का पहला संयंत्र है जिसकी स्थापना 1969 में यूएसए की मदद से की गई थी। तो यूएसए की मदद से आपका इसकी स्थापना की गई थी। कुड़नकुलम सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है। इसकी सहायता रूस, इसकी जो सहायता की थी उसको रूस के द्वारा की गई थी। जो जैतापुर में आपका ये फ्रांस की सहायता से बनवाया गया है, ये आपका फ्रांस की सहायता से आपका बनवाया गया है। जो आपका नरौरा है, नरौरा कहाँ से? आपका गंगा नदी के किनारे। कहाँ पर है ये? आपका गंगा नदी के किनारे है। कहाँ पर है? तो ये आपका एकमात्र ऐसा इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टर है जो कि आपका भूकंपीय क्षेत्र में है, भूकंप क्षेत्र में। ठीक है। जो आपका काकापार है, इसकी जो आपका ये प्रथम स्वदेशी है, मतलब जैसा कंप्लीटली इंडियन मेड है, मतलब ना ये भारतीय है, स्वदेशी है, पूर्ण स्वदेशी। किसी की सहायता इसमें नहीं ली गई है। और ये आपका 700 मेगावाट तक का रिएक्टर आपका बना सकता है, ठीक है। और इन सभी में आपका जो रिएक्टर में यूज़ किया जाता है, तो आपका यूरेनियम, यूरेनियम यानी कि यूरेनियम यूज़ किया जाता है, ठीक है। यूरेनियम आपका इन सब में एज अ ऊर्जा, ऊर्जा के सहयोग में आपका ये यूज़ किया जाता है। मतलब ऊर्जा तो क्रिएट करनी ही होगी ना, तो जो उसमें ऊर्जा लगेगी वो आपका रिएक्टर के रूप में वो लगेगा अपना यूरेनियम। रविन्द्रनाथ टैगोर की किस कृति के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मैंने आपको बताया था कि इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था, इनकी कृति गीतांजलि के लिए, है ना, जो कि एक आप सॉन्ग ऑफरिंग्स है, यानी कि संगीतों का संग्रह है। और ये गीतांजलि का जो अनुवाद किया था इंग्लिश में, अनुवाद किया इंग्लिश में, वो इन्होंने ही किया था, खुद खुद इन्होंने किया था। जिसके के सहयोगी थे, यानी कि इसको जो प्रस्तावना लिखी थी, या फिर सहयोगी लिख लो, सहयोगी, जैसा आपसे पूछेगा आप वैसा इसमें कर लेंगे। जो इनके जो सहयोगी थे गीतांजलि को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, वो थे आपके वाईबी ईट्स। वाईबी ईट्स, वाईबी ईट्स थे। नाइटहुड की उपाधि इनको कब मिली थी? नाइटहुड, नाइटहुड की उपाधि इनको मिली थी 1915 में। लेकिन 1919 में, 1900 1919 में इन्होंने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग, तो इन्होंने और गांधी जी ने हाँ, इन्होंने अपनी एक उपाधि नाइटहुड की त्याग दी। और जो गांधी जी थे, गांधी जी ने कौन सी उपाधि को त्यागा था? तो उन्होंने केसरे हिंद की, केसरे हिंद, केसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया गया था। जो आपके जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने भारत तथा बांग्लादेश, भारत तथा बांग्लादेश दोनों का राष्ट्रगान लिखा है। भारत का जनगण मन है, जनगण मन है। और जो बांग्लादेश का है, इनका है हमार सोनार बांग्ला, हमार सोनार बांग्ला, ठीक है। इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। शांति निकेतन कहाँ है? इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। और ये आपका एक यूनेस्को साइट हो चुका है। ये क्या है आपका? एक विश्वविद्यालय है आपका ये, अ, हाँ विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय, ठीक है। ये आपका एक विश्वविद्यालय जो कि एक शिक्षा का केंद्र आपका बन जाता है। ये आपका यूनेस्को साइट भी है, यूनेस्को साइट में है। तो ये आपका वेस्ट बंगाल में है, इतना याद रखेंगे। और ये आपका एक शैक्षिक संस्थान है आपका शांति निकेतन, ये आपका काम करता है।
चलो अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक शहर गौर में स्थित स्थित प्रसिद्ध दरवाजा कौन सा है? तो यहाँ पर जो आपका ये बुलंद दरवाजा तो आपका होगा नहीं, अलाई दरवाजा भी नहीं होगा, रूम दरवाजा तो मैं बता चुका आपको, रूमी गेट। ये आपका हो जाएगा दाखिल दरवाजा। आप यहाँ से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। आप पश्चिम बंगाल में है तो ये आपका किस नवाबों के द्वारा बनवाया गया था, बंगाली नवाबों के द्वारा, है ना। नवाबों के द्वारा आपका ये बनवाया गया था। जो आपका सलामी दरवाजा है, यहाँ पर लिखो, कुछ अन्य गेट भी समझ लेते हैं। अगर आपका ये दाखिल दरवाजा, रूमी दरवाजा पूछा गया तो आपका सलामी दरवाजा ही पूछ सकता है। ये आपका बंगाल के ही मतलब उसके द्वारा बनाई गई सलामी। यहाँ पर मतलब तोपों की सलामी दी जाती थी, बंगाल में ही थी, और ये तोपों की सलामी दी जाती थी यहाँ पर, तोपों की सलामी, इसलिए इसको हम सलामी दरवाजा कहते हैं। और इनका जो बनवाया किसने था, अब इसके बारे में तो एग्जैक्ट जानकारी मुझको नहीं है। तो सलामी सलामी दरवाजा शायद, हाँ, जो जो दाखिल दरवाजा बनवाया था वही आपका सलामी दरवाजा बनाया था। और जो आपका दाखिल दरवाजा बनाया था, इसकी जो 15वीं सदी के सुल्तान थे बरबक शाह, कौन थे, बरबक शाह, बरबक शाह ने ही बनवाया था इसको। ये आप श्योर कर लेंगे कि इसको किसने बनवाया था। मुझको जहाँ तक लगता है कि वो दाखिल दरवाजा जिसने बनवाया था, यानी कि बरबक शाह ने बनवाया था, उसी ने आपका सलामी दरवाजा बनाया था। ठीक है, चलो एक आप लिख लो अदीना मस्जिद, एक आपकी अदीना मस्जिद, अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? और कदम रसूल का निर्माण किसने करवाया? कदम रसूल, कदम रसूल का निर्माण किसने करवाया? फिरोजा मीनार का निर्माण किसने करवाया? फिरोजा मीनार का निर्माण किसने करवाया? अभी देखते हैं जो आपका बरबक, सॉरी, जो आपकी अदीना मस्जिद है, ये आपकी कहाँ है, पंडुआ में है। ये आपकी जो ये पंडुआ में स्थित है, कहाँ पर है ये आपकी पंडुआ में, जो कि पंडुआ आपका कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। इसको कब बनाया गया था? 1375। ये जो आपकी जो अदीना मस्जिद है, इसको 1375 और 1376 के समय आए आपका बनवाया गया था। किसने बनाया था? इलियास शाही, यानी शाही वंश के एक इलियास शाही वंश के जो आपके सिकंदर मतलब सॉरी सिकंदर शाह थे आपके, सिकंदर शाह, सिकंदर शाह के द्वारा बनाया गया था, जो कि इलियास वंश के थे, जो कि इलियास वंश के थे। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं आपकी जो कदम रसूल है। आपका जो कदम रसूल है ये आपका, ये कहाँ पर है? आपका गौड़ में है। कहाँ पर है? गौड़ में है। गौड़ कहाँ है? यानी कि वेस्ट बंगाल में आपका एक गौड़ जगह पड़ती है, वहाँ पर आपका है। इसको बनवाया किसने था? तो इसको सुल्तान नसीरुद्दीन, सुल्तान नसीरुद्दीन, सुल्तान नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने बनवाया था इसको। कब बनवाया था? कदम रसूल 1400 नहीं, फिरोजा मीनार आपकी 1485 में बनवाई गई थी। कदम रसूल आपका आई थिंक 1500 समथिंग में, 1530 में बनवाई गई थी ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ नहीं, ये आपका 1530 में बनवाई गई थी। ठीक है, 1530 में बनवाई गई थी। यहाँ पर क्या आपका कदम रसूल में क्या कहते हैं, रसूल जो है उनके कदम के चिन्ह हैं, यानी कि पैगंबर मोहम्मद के यहाँ पर पग चिन्ह पाए गए हैं। ठीक है, मतलब उनका ऐसा मानना है ना। अब जो बात आती है, जो आपकी फिरोजा मीनार है, जो आपकी फिरोजा मीनार, ये आपका 1485 से लेकर के 89 के बीच में बनवाई गई थी। और इसको बनवाया किसने था? इसको बनाया था सैफुद्दीन फिरोज शाह ने, सैफुद्दीन सैफुद्दीन फिरोज शाह ने इसको बनवाया था। इतनी जानकारी आप याद रखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो इस आपका दाखिल दरवाज़ा है, ये वाला, ये दाखिल दरवाज़ा और सलामी दरवाज़ा एक ही है। इसको दाखिल कहो या फिर सलामी कहो, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। दाखिल एंड सलामी दरवाज़ा आपका ये तोपों की सलामी के लिए बनाया गया था, और यहाँ से एंट्री भी होती थी। इससे क्या, इसको आपका बरबक शाह ने इसको बनवाया था 15वीं शताब्दी में, है ना, 15 समथिंग में बनवाया था। अब एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट आप इसको याद रखेंगे। ये सब तुगलक शैली में है, तुगलक शैली। हम्म, ठीक है। तुगलक शाह, तुगलक शैली, सॉरी शाह नहीं, तुगलक शैली ये आपका बनवाया गया है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस समाज से प्रेरित होके हुई थी? तो आपको जो ब्रह्म समाज है, इसकी जो आप मतलब ब्रह्म समाज को देखकर ही इसका हुआ था। इसका जो उपनाम है, जो आपका वेद समाज है, इसको क्या कहते हैं? इसको दक्षिण भारत का वेद समाज कहते हैं, ब्रह्म समाज कहते हैं। साउथ का ब्रह्म समाज, साउथ का ब्रह्म समाज ये आपका कहा जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी आपके 1864 में श्रीधरायलु नायडू ने। श्रीधरायलु श्रीधरायलु नायडू तथा केशव चंद्र सेन, केसी सेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की जो आपकी स्थापना थी, इसको राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय 1828 में किया था, जो कि एक ईश्वरवाद, ईश्वरवाद, एक ईश्वरवाद को मानते थे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसको आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी आपका 1867 में। 1867 में की थी। कहाँ पर की थी? तो आपका मुंबई में की थी, बॉम्बे में की थी। मुंबई तो अब है, बॉम्बे तब था। प्रेरणा किससे ली थी? प्रेरणा वही सेन जी से ली थी। प्रेरणा वही आपका केसी सेन, केसी सेन थे। थियोसोफिकल सोसाइटी की जो इनकी स्थापना थी, इसकी जो स्थापना थी आपकी थियोसोफिकल की, ये आपका कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। ठीक है, मद्रास में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने। इसकी स्थापना कब हुई थी, आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप हमको इसकी जानकारी देंगे। जो आपका यंग बंगाल है, यंग बंगाल, इसकी स्थापना जो आपका कब की गई थी, मतलब सॉरी किसने की थी? ये आपका यंग बंगाल जो आपका जो आपके एक ब्रिटिश ब्रिटिश थे, जिनका नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो, डेरोजियो। और इनका टाइम आप इसको कमेंट बॉक्स में दोनों प्लीज़ आप बता देंगे। इतना आपका होमवर्क रहने वाला है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपका जो डीप एक्स्ट्रा कवर थर्ड मैन और फाइनल का आपका क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। क्रिकेट से संबंधित और जैसे आपको हो, जैसे आपका चाइना मैन हो गया, चाइना मैन हो गया, एक टाइप का ये बॉलर होता है। कैसा बॉलर होता है? ठीक है। और फील्डिंग के जैसे आपका गली हो गया, एक फील्डिंग में आपका गली हो गया। बोल देता हूँ यार, बेसिक चीज़ें हैं, लिखूंगा नहीं। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, सिली पॉइंट, लॉन्ग ऑन, और काउ कॉर्नर हो गया, मिड विकेट, डीप मिड विकेट। ठीक है, तो ये सब क्या कहते हैं? और ये सब होते हैं आपके। और जो आपका चाइना मैन होता है, वो आपका बाएं हाथ के लेग स्पिनर जो होते हैं आपके, उनको चाइना मैन कहते हैं। बाएं हाथ के लेग स्पिन, बाएं हाथ के जो आपके लेग स्पिनर बॉलर होते हैं, वो आपके चाइना मैन कहलाते हैं। बाकी डायमंड डक हो गया, गोल्डन डक हो गया, और जो लंबाई वगैरह होती है वो सब मैं बता चुका हूँ। इसमें ज़्यादा चीज़ बताने वाली नहीं है। चीज़ों को अगर रिपीट में कम करूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में वीडियो बड़ी होंगी, क्योंकि वहाँ पर फ्रेश बताना था। अब चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो थोड़ा बहुत जानकारी उसमें कट करनी पड़ेगी, नहीं तो वीडियो इतनी लंबी हो तो बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो 2001 क्या है, 2001 और 11 के बीच भारत में ईसाई जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी थी? देखो कितना डीप पूछ रहा है, यानी कि आपसे हर चीज़ पूछेगा ये। तो आपका 15.5% एकदम से सही हो जाएगा, है ना। अभी बात कर लेते हैं आपकी जो धार्मिक जनगणना थी आपकी 2011 में, जो धार्मिक जनगणना हुई थी, इसकी जो टोटल 10 की वृद्धि थी, वो कितनी थी? कुल कुल जो 10 की वृद्धि थी आपकी, वो थी आपकी 17.7%। 17.7%। जो आपका ईसाई इससे कम रही थी। मुस्लिम्स की कितनी थी? अगर आपसे आज ईसाई पूछा तो कल आपका मुस्लिम भी पूछ सकता है। मुस्लिम रही थी 24.6%। सिखों की कितनी रही थी? तो आपका 8.4 रही थी, सबसे कम, सबसे कम। जैन जो है आपका सबसे साक्षर है। इनका जनरली पूछेगा नहीं, बहुत बहुत कम लोग, कम संख्या में पाए जाते हैं ना। तो सबसे साक्षर लोग आपका जो भारत में है, वो आपकी 2000 गणना के अनुसार जैन है, क्योंकि इसमें 94% जो इनका समुदाय था, वो आपका शिक्षित था, है ना, साक्षर था। अब बात कर लेते हैं, जैसे आपके जो ये ईसाई लोग हैं, तो ये आपके सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? आपके जो ईसाई जनसंख्या वाले राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं भारत में?
जैसे आपका नागालैंड हो गया, एक तो आपका नागालैंड हो गया। नागालैंड में आपका जो 88% आपका पाए जाते हैं। मिज़ोरम आपका हो गया, मिज़ोरम में आपका ये 87% है। ये सब 2011 की जनगणना का डेटा है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपका मेघालय हो गया, आपका अरुणाचल प्रदेश वगैरह में भी है। मेघालय में आपका ये 67% है, सॉरी 75%। 75% आपको देखने को मिल जाएगा। और इनकी टोटल आबादी कितनी है, ईसाइयों की आबादी टोटल कितनी है? करोड़ में देखेंगे तो आप करोड़ में आबादी इनकी है करीब 2.8 करोड़। हाँ, 2.8 या फिर 2.8 करोड़ अप्रॉक्सीमेट आपका 2.8 करोड़, जो कि आपका 2.3% हो जाता है कुल जनसंख्या का, कुल भारतीय जनसंख्या का 2.3% हो जाता है। 31 नंबर है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपका जो द्वितीय था, जो द्वितीय कब हुआ था आपका, ये 1931 में हुआ था। ठीक है, 1931 में आपका हुआ था। अब आप ये बताएंगे, मैंने आपको बताया है कि इससे पहले जो आपके और भी जो हुए थे वो कौन कब, मतलब कब कब हुए थे, उनकी डेट बतानी है आपको। मैं ईयर तो आपको बता दूंगा इसके, जो था आपका, एक मिनट। ये आपका 1931 में हुआ था। हाँ, तो ये आपका कब हुआ था? जब गांधी इरविन समझौता आपका कब हुआ था, ये समझो। जब आपका गांधी इरविन समझौता था, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता आपका 1931 में हुआ था। ये इसके बाद में इसमें इरविन ने गांधी जी को समझाया था, और जो भी इसमें बातें हुई थी उसमें ये कहा गया था कि चलिए आप सम्मेलन में शामिल होइए, आपकी जो बातें होंगी उनको माना जाएगा। तो यहाँ पर इनको मतलब इनकी बातें मान करके वो गए थे। किस जहाज से गए थे? जहाज कौन सा था इनका? तो एसएस राजपुताना, एसएस राजपुताना जहाज से गए थे। एसएस राजपुताना जहाज से गए थे। ठीक है, इनकी जो ये यात्रा थी वो विफल रही थी। क्या रही थी? विफलता रही थी, क्योंकि इनका जो मानना था, जो कम्युनल अवार्ड्स ये लेकर के आए थे 1932 में, कम्युनल, अरे यार देख लेना वो गलत लिखा है, कम्युनल, कम्युनल अवार्ड आए थे 1932 में, है ना। तो इसकी वजह से इनको, मतलब ये उन्होंने इसको, मतलब ये क्या निगलेक्ट कर दिया। जब इसको निगलेक्ट कर दिया तो इनका जो मतलब ये यात्रा रही वो 1931 में द्वितीय गोल में सम्मेलन में थी, ये आपकी विफल हो गई। जो आपका द्वितीय सम्मेलन हुआ था, ये इसका स्थान क्या था, इसकी वेन्यू क्या थी? ये जो सम्मेलन होता है आपका, ये इसका किस स्थान पर हुआ था? ये आपका किंग्सले हॉल, इंग्लैंड में हुआ था। किंग्सले हॉल, ठीक है, चलो। और किंग्सले हॉल, ये सम्मेलन यहाँ पर नहीं हुआ था, यहाँ पर गांधी जी रुके थे, यहाँ पर रुके थे गांधी जी, यहाँ पर रुके थे। आप ये बताएंगे जो आपका, जो इससे पहले आपका जो 30, 31 और 32 तीनों में आपका हुआ था, इसमें सब में शामिल कौन थे? सभी गोलमेज सम्मेलन में शामिल कौन था? सभी में शामिल आपको जो बी आर अम्बेडकर जी हैं, बी आर अम्बेडकर जी हैं, जो आपका शामिल हुआ था। भारत सरकार अधिनियम का इन्हीं सम्मेलन के आधार पर जो आपके ये जितने भी गोलमेज सम्मेलन थे, गोलमेज के आधार पर ही 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था। भारत शासन अधिनियम आया था। जुलाई 24-25 के अपडेट के अनुसार भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल को कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये जो आपका है अभी, ये नवरत्न हो चुकी है। ठीक है, ये आपका नवरत्न हो चुकी है। जो आपका बीईएल है, ये यहाँ पर लिखो, बीईएल है, ये किसके अंतर्गत आता है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपका, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आपका एक नवरत्न कंपनी है। महारत्न बनने के लिए आपको नवरत्न होना जरूरी है, जिसकी स्थापना, स्थापना और मुख्यालय समझ लेते हैं। जिसकी स्थापना हुई थी आपका 1800, सॉरी 1954 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बैंगलोर में, बेंगलुरु में इसकी स्थापना हुई थी। और स्थान, इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन,
जो आपका मतलब जो ईवीएम है, इसको बनाया किसने है? तो बीईएल ने ही बनाया है। ठीक है, सबसे पहला इसको 1982 में हुआ था। और आप कुल मिला के महारत्न कंपनियाँ कितनी हैं? महारत्न कितनी है? कुल मिलाकर आपकी महारत्न कंपनियाँ 13 हैं। नवरत्न होने के लिए आपको कितने का आपका निवेश होना चाहिए? 1000 करोड़ के पास आपका बजट होना चाहिए, तभी आप इसको पा सकते हैं। कुल कितनी कंपनियां हैं इस वर्तमान में? तो कुल 25 कंपनियां ऐसी हैं जो आपकी नवरत्न की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, इसी के अलावा जैसे आप समझ लीजिए, रक्षा उपकरण बनाने का कार्य करता है। ये जो बीईएल है, रक्षा मंत्रालय से है, तो क्या करेगा? ये क्या क्या बनाता है? ये आपका रडार बनाता है, रडार, सोनार, और जितने भी आपके रक्षा उपकरण हैं वो लगभग लगभग ये बनाता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका एचएएल है, इसकी स्थापना आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसकी स्थापना हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एचएएल के बारे में और क्या बता सकते हैं? हम्म, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। आप ये बताएंगे हाँ कि ये आपका नवरत्न है, महारत्न है, कि क्या है, या फिर कुछ नहीं है, आप ये बताएंगे। तरजिंदर पाल सिंह तूर किस खेल से संबंधित हैं? तो ये गोला फेंक से संबंधित है, जिसको हम शॉर्ट पुट के नाम से जानते हैं। इनका जो मतलब है, मतलब इन्होंने 2018 में जो आपका एशियाई खेल हुए थे, जो आपके एशियाई खेल हुए थे, उसमें इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। नहीं, एक इसमें जीता था, एक इसमें जीता था, एक गोल्ड इसमें जीता था, एक आपका इन्होंने 2023 में 2023 में जो आपके जकार्ता में हुए थे, इंडोनेशिया में जकार्ता में हुए थे, वो वहाँ पर इन्होंने गोल्ड जीता। तो आपके जो गोला फेंक यानी कि शॉटपुट में जो आपके तजिंदर पाल सिंह तूर हैं, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इन्होंने पुरुषों के शॉटपुट में मतलब एशियन गेम्स में मेल में रिकॉर्ड भी बनाया है। मेल रिकॉर्ड है इनका, मेल रिकॉर्ड है, जो कि 21.77 मीटर दूर फेंकने का। इनका जो राज्य है, ये कहाँ से आते हैं? इनका जो राज्य है वो मोगा है, मोगा, मोगा पंजाब। ठीक है, आप समझिए जो आपके एक खिलाड़ी आपके आते हैं, मुरली, मुरली श्री मुरली श्रीधर, मुरली, ये लंबी कूद से संबंधित है। किससे संबंधित है? लंबी कूद से संबंधित है। अविनाश साबले, अविनाश साबले किससे संबंधित हैं? तो आपका ये 3000 मीटर की स्टीपल चेज, 3000 मीटर की, हाँ, स्टीपल चेज, मतलब जो आपका एक रनिंग होती है टाइप की, मतलब एक हर्डल 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 रेस, हर्डल रेस, स्टीपल चेज भी कहते हैं उसको। हर्डल रेस में इनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड इनका बना हुआ है, इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। और अन्नू रानी यहाँ पर लिखो, अन्नू रानी, ये किससे हैं? तो आपके भाला से हैं, भाला फेंक से हैं। भाला फेंक के अलावा आप सुमित अंतिल को जानते होंगे, जिन्होंने गोल्ड जीता था पैरालंपिक्स 2020 वाले में। सुमित सुमित अंतिल, ये आपके ये भी भाला फेंक से हैं। उसके बाद जो नवदीप सिंह है, नवदीप, ये भी आपके भाला फेंक से हैं। नीरज चोपड़ा बताने की जरूरत नहीं है, इनके बारे में आप सारी चीज़ें जानते हैं। जो अन्नू रानी थी, ये इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है, गोल्ड इन एशियन गेम्स, एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता है। अब बात आती है जो पेरिस ओलंपिक थे आपके 2024 वाले। हम्म हम्म, पेरिस ओलंपिक 2024 में एथलेटिक्स में भारत के पास कितने स्वर्ण पदक थे? तो स्वर्ण पदक तो भैया एक, एक 2024 पेरिस ओलंपिक 2024 से पहले, अच्छा से पहले, तो वो आपका एक था, क्योंकि अरे एक मिनट, यहाँ पे देखो सही से पढ़ना। 2000 पेरिस ओलंपिक से पहले, 2024 में नहीं, 24 में तो जीरो थे, बट 2024 से पहले आपका एक था, जिसको नीरज चोपड़ा ने जीता था 2020 टोक्यो ओलंपिक में, जिसको नीरज चोपड़ा ने जीता था। किसने जीता था? याद रखेंगे, बहुत अच्छे से याद रखेंगे इसको, नीरज चोपड़ा।
उम्मीद है अब सही हो गया होगा, उम्मीद है अब सही हो गया होगा। जो आपके नीरज चोपड़ा हैं, इन्होंने 2020 में जो आपका टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, कहाँ पर, टोक्यो में, इन्हें यहाँ पर इन्होंने गोल्ड जीता था। किसमें गोल्ड जीता था, आपका जो जेवलिन होता है यानी कि भाला फेंक होता है, इन्होंने यहाँ पर गोल्ड जीता था। आप ये बताएंगे यहाँ पर कितने मीटर भाला फेंका था। उन्होंने 87.8 मीटर आपका भाला फेंका था। अब ये समझो आपके जो नॉर्मन प्रिचर्ड हैं, ये किससे संबंधित हैं, नॉर्मन प्रिचर्ड। ठीक है, जो आपके नॉर्मन प्रिचर्ड हैं, इन्होंने किस खेल से संबंधित हैं, और इन्होंने आपका जो 1900 में था, यानी कि 1900 में कितने गोल्ड जीते थे, इन्होंने दो, सॉरी गोल्ड नहीं, दो सिल्वर जीते थे, इन्होंने रजत पदक जीते थे। ठीक है, वो आपके लेकिन कम्प्लीटली इंडियन नहीं थे, बट ये आप ब्रिटिश ब्रिटिश भारतीय थे। तो नॉर्मन पिचर्ड क्या कह सकते हैं, आपका कम्प्लीटली इंडियन नहीं थे आपके। तो आपके मिल्खा सिंह हैं, मिल्खा सिंह 1960 के रोम ओलंपिक में, रोम ओलंपिक 400 मीटर में फोर्थ स्थान पर रहे थे। जिसको हम, अगर फोर्थ स्थान पे कोई रहता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको फोटो फिनिश कहा कहते हैं, फोटो, फोटो फिनिश हम कहते हैं, फोटो फिनिश कहते हैं। जो आपके पीटी उषा हैं, पीटी उषा हैं, इनको हम उड़न तस्तरी के नाम से जानते हैं, उड़न तस्तरी, उड़न तस्तरी के नाम से जानते हैं। इन्होंने 1984 में 1980 1980 1980 1984 में जो आपकी लॉस एंजलिस में हुई थी, लॉस एंजल्स में, लॉस एंजल्स, एंजल्स में आपकी 400 मीटर में, 400 मीटर में ये आपका, कैसे आपका हो गया, 400 मीटर में इन्होंने रेस किया था, और इसने आई थिंक ये जीत नहीं पाई थी। ठीक है, बहुत कम मार्जिन से हारी थी। अभिनव बिंद्रा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अभिनव बिंद्रा थे आपके, अभिनव, अभिनव बिंद्रा, इन्होंने जो आपका 2008 में ओलंपिक्स हुए थे, 2008 जो बीजिंग ओलंपिक जो कि चाइना में हुए थे, बीजिंग ओलंपिक, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। किस में जीता था, तो ये एयर राइफल में जीता था, एथलेटिक्स में नहीं जीता था, याद रखिएगा। एयर, एयर पिस्टल, एयर राइफल लिख लो यार, एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड जीता था। जो आपकी भारतीय हॉकी टीम है, आपकी जो भारतीय हॉकी टीम है, भारतीय हॉकी टीम है, इसने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, बट अभी तो नहीं जीत पा रही है, ये थोड़ा दिक्कत की बात है। सातवाहन वंश के बाद आंध्र क्षेत्र ने किस, आंध्र क्षेत्र के किस, आंध्र क्षेत्र में मतलब किस वंश ने उनकी जगह ली थी, जो आपके इक्ष्वाकु वंश था आपका, उन्होंने इसकी जगह ले ली थी। ठीक है, अब ये बताइए जो आपका इक्ष्वाकु वंश है, इसको पुराणों में क्या कहा जाता है, इनको पुराणों श्री पर्वतीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्री पर्वतीय, श्री पर्व, श्री पर्वतीय आपका इनको कहा जाता है। आप समझिए जो मात्र नाम होता है ये क्या है, मात्र नाम क्या है, और इसकी जो इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी आपकी, एक मिनट, इनकी जो राजधानी थी आपकी, वो थी आपका विजयपुरी, विजयपुरी इनकी राजधानी हुआ करती थी। अब आप समझते हैं जो आपके जो, जैसे आपके यहाँ पर लिखा है जो मात्र नाम है, ये क्या है, अ, मात्र नाम, जैसे आपके जो इक्ष्वाकु वंश थे, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मात्र सत्तात्मक था, मात्र नाम उसी को कहते थे, जो आपका सर नेम होता था वहाँ पर माता का नाम लगाते थे ये लोग। जो इक्ष्वाकु वंश था, यहाँ पर जो आपके मात्र नाम होता था, यानी कि अपने सर नेम की जगह पर माता का नाम, यानी कि माता का नाम, सर नेम की जगह पर अभी क्या लगाते थे, अपनी माता का नाम लगाते थे। चलो, अब आपकी जो पल्लव की राजधानी क्या है, पल्लव, आपकी पल्लव की राजधानी क्या है, कांचीपुरम है, पूछा जाता है, कांचीपुरम हो जाती है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। संसद में विधेयकों को पेश करने और पारित करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से आपका ली गई है,
जो आपका 36 नंबर का क्वेश्चन है, आपका जो आर्टिकल 107 है, आपका भारतीय संविधान का आर्टिकल 107 है, इसमें आपका साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है, ये लिखा है ना। जो आपका साधारण विधेयक है वो आपका संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है, इसमें आपका ये लिखा हुआ है, मतलब साधारण विधेयक किसी सदन में, साधारण विधेयक किसी भी सदन में, किसी भी सदन में आपका पेश किया जा सकता है, ये लिखा है। आर्टिकल 108 में क्या है, जॉइंट मीटिंग है, मैं आपको बता चुका हूँ। 108 में आपका जॉइंट मीटिंग है, यानी कि संयुक्त अधिवेशन है, जो कि राष्ट्रपति बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन जो कि आपका राष्ट्रपति बुलाता है। आर्टिकल 109 और 10 में क्या है, आर्टिकल आर्टिकल 109 और 110 में क्या है, 110 और इनको अलग अलग देखिए। 109 में आपका धन विधेयक है, इसमें भी आपका धन विधेयक है। हाँ, ये राज्यों के लिए है, विधानसभाओं के लिए, और ये है आपका केंद्र के लिए। केंद्र में क्या है, लोकसभा, मतलब तो आपकी जो धन धन विधेयक है आपका राज्यों वाला, ये किसमें पेश किया जा सकता है, ये आपका राज्यसभा में ही पेश कर सकते हैं। केवल और केवल, केवल और केवल राज्यसभा में आपका ये पेश किया जा सकता है, ठीक है। और नहीं पेश तो आपका किसी में भी किया जा सकता है, समझिए। नहीं यार, सॉरी, राज्यसभा में नहीं पेश किया जा सकता यार, क्या बता रहा हूँ। आपका सिर्फ और सिर्फ जो आपके धन विधेयक होते हैं, जो आपके धन विधेयक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किए जाते हैं, यानी कि निम्न सदन में, लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसी हिसाब से आप राज्य का अपने हिसाब से लगा लेंगे। और इसको राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकता है, राज्यसभा कितने दिनों तक इसको रोक सकता है, होल्ड कितने दिन तक कर सकता है, तो वो मात्र और मात्र 14 दिन तक करता है। आर्टिकल 111 में क्या लिखा है, आर्टिकल 111, आर्टिकल 112 में क्या लिखा है, 112, और आर्टिकल 117 में क्या लिखा है, इसमें राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में लिखा है, ठीक है। राष्ट्रपति की अनुमति, या फिर इनको दूसरी भाषा में वीटो पावर कह दो, राष्ट्रपति की अनुमति या फिर वीटो पावर, बट ये ज़्यादा सही है, वीटो पावर, वीटो पावर। जो आपका आर्टिकल 112 है, इसमें आपका वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है, बजट का नाम नहीं है कहीं भी, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण इसमें आपका दिया गया है। जो आपका आर्टिकल 117 है, इसमें आपका वित्त विधेयक दिया गया है, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक इसमें आपका दिया गया है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर द्वारा हृदय की छवि बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जो आपका जो जैसे आपके यहाँ पर लिखा है ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। इसको 2D इको कहते हैं, 2D में चित्र बनाता है, 3D में नहीं बनाता है, 2D इको, 2D में आपका चित्र बनाया जाता है, ठीक है। बाकी ईसीजी हो गया, एमआरआई हो गया, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके क्या हैं, ये टाइप के एक्सरेज हैं, एक्सरेज हैं। और ये आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट इसको देखता है। अब ये बताएंगे जो आपका ये मतलब ये जो सिद्धांत इसका क्या है, ईको कार्डियोलॉजी कैसे काम करता है। तो जो जिस पर आपका अल्ट्रासाउंड काम करता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स, उस पर ये काम करता है। जो ईसीजी है, ईसीजी का होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसको कहते हैं। ये आपका दिल की जो आपका ईसीजी है, आपका दिल की जो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक रेज जितनी भी होती हैं, है ना, यानी कि धड़कन के ग्राफ को नापता है, धड़कन धड़कन के ग्राफ को, उसको मापता है। जो एमआरआई है आपका, एमआरआई में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी ये क्या करता है, जो एमआरआई है आपकी पूरे शरीर में शरीर के कहीं कहीं भी किया जा सकता है। जो आपका एमआरआई है वो आपका शरीर के किसी भी अंग का किया जा सकता है। तो ये एमआरआई जनरली करता क्या है, तो ये आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है आपके शरीर का, चुंबकीय क्षेत्र, आपके शरीर में चुंबकीय क्षेत्र की चीज़ों का जो मतलब उससे कनेक्ट करके, उसमें जो पेसमेकर लगे होते हैं, ये एमआरआई में जो पेसमेकर्स लगे होते हैं, उसके थ्रू चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो आपका शरीर की अवलोकन करता है, शरीर की जांच करता है। अब एक आता है आपका पीईटी स्कैन आता है, क्या आता है, पीईटी स्कैन। ये क्या करता है, आपका कैंसर पता लगाने के लिए किया जाता है।
कैंसर को पता लगाने के लिए किया जाता है। एक आपका आता है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी आपका एक आता है एंजियोग्राफी। ये क्या आता है, जो कोरोनरी धमनियाँ होती हैं आपके हार्ट्स में, है ना, तो उसकी ब्लॉकेज को देखने के लिए किया जाता है। जो आपकी हार्ट में जो कोलन एक मिनट कोरोनरी कोरोनरी आपकी जो कोरोनरी धमनियाँ होती हैं, धमनी की ब्लॉकेज यानी कि उसकी जो ब्लॉक है, अवरुद्ध हो गया है मार्ग, ब्लॉकेज देखने के लिए किया जाता है। मोतिहारी अभिलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन किन दो देशों के बीच में आपका है? तो आपको जो मोतिहारी अभिलेखगंज है, तो आपके भारत और अ, अमलेखगंज है, ये आपका भारत और नेपाल के बीच में है। अभी बात कर लेते हैं कुछ अलग अलग के बारे में। जो कितना लंबा है ये आपका, ये करीब करीब 69 किलोमीटर लंबा एक रास्ता बनाया गया है, ठीक है। और ये आपका दक्षिण एशिया की पहली दक्षिण एशिया की पहली ट्रांस ट्रांस नेशनल पेट्रोलियम पाइपलाइन है। पेट्रोलियम पाइपलाइन है। पेट्रोलियम पाइपलाइन आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद बात करें, मैत्री सेतु है आपका, ये किसके किसके मध्य है? मैत्री सेतु। मैत्री सेतु किस नदी पर बना है, सबसे पहले ये बताएंगे आप। फेनी नदी पर बना हुआ है। ये भारत और बांग्लादेश में है, इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। मैत्री पावर प्रोजेक्ट, जितना मैत्री होता है लगभग लगभग बांग्लादेशी होता है, तो आप मैत्री का उससे कर दो, मैत्री पावर प्रोजेक्ट। मैत्री मैत्री पावर प्रोजेक्ट आपका इंडिया और बांग्लादेश का, इंडिया और बांग्लादेश से है, ठीक है। चलो, द स्टाइल डायरी ऑफ बॉलीवुड दिवा पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसकी जो लेखिका है वो आपकी करीना कपूर खान है। क्या है? करीना कपूर खान है। आपकी एक जो इनकी एक और बुक है जिसको प्रेगनेंसी बाइबल, एक से एक है, प्रेगनेंसी बाइबल किसने लिखी है? तो ये क्या लिखा है इसको? करीना कपूर खान ने लिखा है। ट्विंकल खन्ना की आपका एक बुक है जिसको हम मिसेस फनी बोन्स कहते हैं, मिसेस फनी बोन्स, ठीक है। तो ये आपका किसकी है? तो ट्विंकल खन्ना की है। ट्विंकल खन्ना की आपका मिस्टर फनी बोन्स आपकी है। अनुपम खेर की कौन सी बुक आपकी है? यहाँ पर लिखो। अनुपम खेर हो गया, और एक आप नीना गुप्ता लिख लो, है ना। शिल्पा शेट्टी की लिख लो, शिल्पा शेट्टी की लिख लो, शिल्पा शेट्टी की हो गई। और आप क्या लिखते हैं? आपकी प्रियंका चोपड़ा की, जो आपका एसएससी का फेवरेट है, कई बार पूछा, कई एग्जाम में पूछा गया, प्रियंका चोपड़ा। जो अनुपम खेर की किताब है वो है आपका योर बेस्ट डे इज टुडे। ये आपकी अनुपम अनुपम खेर की है। जो आपकी एक नीना गुप्ता की है, नीना नीना गुप्ता की जो आपकी है वो है आपकी सच कहूँ तो, ठीक है। शिल्पा शेट्टी के सॉरी शिल्पा शेट्टी की जो आपका द ग्रेट इंडियन डाइट है, द ग्रेट इंडियन डाइट। प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड, ठीक है। जल्दी जल्दी देखेंगे फटाफट। कोडाईकनाल और वेधशाला किस राज्य में है? सौर वेधशाला ये किस राज्य में है? तो आपको जो कोडाईकनाल है आपके तमिलनाडु में, कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1900 नहीं, नहीं, स्थापना तो नहीं हुई थी इसकी, खैर स्थापना तो खैर मुझको पता भी नहीं है, और इसे छोड़ो।
एक सौर वेधशाला से एक याद आ रहा है कि जो आपका राजस्थान में जो आपका उदयपुर है, उदयपुर राजस्थान में, वहाँ पर भी आपकी एक सौर वेधशाला है। सौर वेधशाला है जो कि कहाँ पर है? फतेह सागर झील में। फतेह सागर झील के मध्य में है। नैनीताल में कौन सी है? नैनीताल में कौन सी है? नैनीताल। तो आपका नैनीताल में आपका जो आपका जैसे आपका दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यहाँ पर लगा हुआ है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप आपका यहाँ पर लगा हुआ है। 1948 की औद्योगिक क्रांति, नीति में केंद्र सरकार का एकाधिकार वाली श्रेणी में कौन शामिल थे? मतलब कौन शामिल था? तो इसमें जो आपका एकाधिकार था वो आपका परमाणु परमाणु और इन पे सब पे था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, एक तो आपका परमाणु था, रेलवे था, और आपके जो हथियार वगैरह थे। तो सीमेंट इसमें तो कोई नहीं है। सीमेंट उद्योग हो जाएगा? नहीं। रेलवे रेलवे होगा? नहीं। जहाज निर्माण, टेलीफोन, और तो आपका ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्या आप लगा सकते हैं? चीनी सीमेंट दोनों का हो जाएगा, ये दोनों होंगे नहीं। चीनी और सीमेंट होगा नहीं। क्या कपड़ा उद्योग होगा? नहीं, कपड़ा उद्योग नहीं होगा। तो आपका ये बी वाला टेलीफोन और जहाज निर्माण, ये एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। जो आप यहाँ से आप ये समझ लो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? ये आपके स्वतंत्र भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री थे। उद्योग मंत्री थे। इसमें 3 सूचियां बनाई गई थी जिसको 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है। 3 सूचियों को इसमें उद्योगों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है। और 1956 की नीति समझ लो। इसको भारत का आर्थिक संविधान कहते हैं। भारत का आर्थिक संविधान। और जैसे आपका, ठीक है, 1991 की तो पता ही है आपको। इसके अलावा जो आपका आईडीआर एक्ट है, आईडीआर एक्ट है, कब आया था? 1951 में आया था। उद्योगों को नियंत्रित करने के लिए, उद्योगों को नियंत्रण में लाने के लिए। 43 नंबर आपका सवाल आपके सामने दिया गया है। 1 मिनट, 42 मिस हो गया शायद कहीं, छोड़ो। अरे, तो 43 नंबर आपका सवाल दिया गया है, जो आपका भारत में 90% से अधिक हीरे का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका मध्य प्रदेश में। आपकी जो पन्ना और सतना की खानें हैं, पन्ना तथा सतना, मेन इसमें पन्ना ही है, वो आपका सबसे ज़्यादा ये संचालित किसके द्वारा होता है? तो आपका जो केंद्रीय संस्था आपकी है एनएमडीसी। एनएमडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये आपका वहाँ की इसको कंट्रोल करता है। जो आपका हीरे का एक प्रकार है किम्बरलाइट, किम्बरलाइट, किम्बरलाइट। जो आपके हीरे होते हैं, हीरे का प्रकार नहीं है। ये जो किम्बरलाइट जो होता है, ये हीरा हीरा जो होता है वो किम्बरलाइट के पत्थरों से आपको प्राप्त किया जाता है। इन चट्टानों के अंदर से मिलता है। इन चट्टानों से आपका प्राप्त होता है। ठीक है। बंदर प्रोजेक्ट, बंदर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो आपका ये एक टाइप का हीरा भंडार यहाँ पर है आपका। कहाँ पर? हीरा भंडार आपका पाया गया था। कहाँ पर? बंदर प्रोजेक्ट एमपी में ही पाया गया था। एमपी के छतरपुर में खोजा गया था हीरा भंडार है। इसीलिए वहाँ पर जो हीरा निकालने की प्रक्रिया है उसी को बंदर प्रोजेक्ट कहा जाता है। जो आपकी चांदी से संबंधित खान कौन सी है? चांदी की खान कौन सी? जवार। जवार की खान है जो कि आपका राजस्थान में है। राजस्थान में है। और जो यूरेनियम के लिए फेमस है, जादूगोड़ा की खदान है।
जादूगोड़ा झारखंड है, और आंध्र प्रदेश, ये आपका जादूगोड़ा कहाँ पर है? ये आपका झारखंड में है, ये आपका झारखंड में है। और जो आपका आंध्र प्रदेश यूरेनियम के लिए आंध्र प्रदेश की जो खदान है आंध्र प्रदेश, ये आपका हो जाएगा तुम्मल पल्ले, तुम्मल पल्ले आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर सवाल है, पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किस दिशा में बढ़ते हैं? मतलब जो किस दिशा में बढ़ते हैं, तो आपका हो जाएगा प्रकाश की ओर। जहाँ प्रकाश होगा उसी हिसाब से ये बढ़ेंगे, ठीक है। बाकी इसमें ग्रेविटी वगैरह लगता है और जलानु और प्रदूषण होता है। अगर पानी इनको मिल रहा है तो ये पानी की तरफ बढ़ेंगे। ये जो पानी होता है, मतलब देखो जड़ों को क्या मिलता है? पानी मिलता है, और पत्तियों क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। तो जो पत्तियां होती हैं वो प्रकाश की तरफ बढ़ जाती हैं, और जो आपका जड़ें होती हैं वो आपका पानी की तरफ बढ़ जाती हैं। अगर पानी की तरफ बढ़ रहे हैं, पानी की तरफ बढ़ रहे हैं, और पेड़ पेड़ अगर नीचे की ओर झुक रहा है, जो आपका तना पेड़, जो अगर पेड़ पे लगने वाला जो बल होता है वो कौन सा होता है? पेड़ पे जो आपका धरती बल लगाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जियोट्रोपिज्म। पृथ्वी द्वारा पेड़ पर बल, वो होता है जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। जो पानी होता है ये हाइड्रोपिज्म हो जाता है, हाइड्रोपिज्म हो जाता है, ठीक है। चलो, स्प्रिंग को खींचने पर वास्तव वास्तव में उसका कौन सा भाग खिंचता है? जो आपका कॉइल का तार होता है ये आपका खिंच जाता है। आप हुक का नियम क्या है ये समझ लो। इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, ऐसे बहुत चीज़ें बताता है, लेकिन जब क्वेश्चन रिपीट होते ही इतने, तो क्या करूँगा मैं आपको, आप बोर हो जाते होंगे। आप अगर चाहते हैं कि कंटेंट में पूरा दूँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जो आपका हुक का नियम कहता है, ये कहता है मतलब जो खिंचाव होता है आपका, जो आपका खिंचाव होता है वो लगाए गए बल के समानुपाती होता है। यानी कि इज इक्वल टू सॉरी एफ इज इक्वल टू नहीं यार, एफ समानुपाती होता है किसके? आपका जो एक्स है, एक्स मान लो क्या है आपका बल है, इसके आपका समानुपाती होता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये आपका हो जाएगा कि यहाँ पर एक वो लगा के यहाँ पर बराबर कर दो, तो एफ इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। और जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रहती है, इसकी जो आपकी प्रत्यास्था वाली एनर्जी रहती है, प्रत्यास्था, इसका फार्मूला क्या होता है? 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। 1 घंटे की वीडियो है, आपको सारी वीडियोस इसी तरह मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं कंटेंट ज़्यादा दूँ तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और स्मार्ट नोट्स के लिए ज्वाइन जरूर कर लेंगे यार। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, है ना, क्योंकि इतनी मेहनत करता हूँ उसके बाद जब सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते ना, तो मन करता है कि बंद करो, यही मन करता है। तो एक मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद एंड जय भारत।